हेलो बच्चा पार्टी। चलो अब आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैट्राइसिस मैथ्स का चैप्टर नंबर 12th का। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंजीनियरिंग की फील्ड में काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज भी इसका बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें अभी थोड़े बहुत यूज पता चलेंगे। और जैसे ही हायर स्टडीज के लिए जाओगे तुम्हें इसके बहुत सारे यूजेस तुम्हारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब मैट्राइसिस होता क्या है, इसको अगर मैं सिंपल सी भाषा में लिखूं सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस, नंबर और फंक्शंस। अब जैसे मान लो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सबसे पहले वो देख लो। इसका नोटेशन जो है वो ऐसे यूज करते हैं। इसका नोटेशन कैसे, इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक। अब मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कोई सपोज कर लो दो बॉयज हैं, एक बॉय 1 बॉय 2, ठीक है ना। बॉय 1 बॉय 2, तो बॉय 1 और बॉय 2 में मान लेते हैं नोटबुक है और पेन है, ओके। अब इसके पास 5 नोटबुक्स हैं और इसके पास 3 पेन्स हैं। बॉय 1 जो है, ठीक है, 5 नोटबुक्स और 3 पेन है। बॉय 2 के बाद इसके पास 10 नोटबुक्स हैं और 15 पेन है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पे गैदर कर लेना बहुत इजी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, बुक में इसको अरेंजमेंट की जगह पे एरे लिखा होगा। तो एरे का मतलब ही होता है अरेंजमेंट, यानी जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी चीज को अरेंज करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्राइसिस जो उसका प्यूरल फॉर्म है, यानी बहुत सारे मैट्रिक्स को हम पढ़ने वाले हैं ना, इसलिए चैप्टर को नाम दिया हुआ है मैट्राइसिस, ठीक। और मैट्राइसिस का जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, सिंगल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स। अब इसको तुम रिप्रेजेंट करना है तो कैसे सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये देखो रेक्टेंगुलर है ना, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ, ठीक। एलिमेंट्स का, किसका, नंबर ऑफ फंक्शंस और एलिमेंट्स, ठीक है। देखो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस, तो ये नंबर है नोटबुक्स 5 10 3 15। तो कितना इजीली हमने अरेंज करके ये बता दिया कि बॉय 1 बॉय 2 ये नोटबुक ये पेन। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करके हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ सिंपल तरीके से बता दी, यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, या तो एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक हो। इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है बच्चा पार्टी। जब हम, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें समझना है कि रो क्या है और कॉलम क्या है, ठीक है। रो और कॉलम, देखो एक सिंपल सी चीज याद रखो, हॉरिजॉन्टल जो होता है ना उसे हम रो बोलते हैं, सिंपल, तुम्हें भी पता है। कॉलम का मतलब वर्टिकल। जैसे मान लो कि तुम क्लास में बैठते हो, ठीक है। जैसे एक रो, तीन रो, दो रो, तीन रोज, 3 कॉलम्स ऐसे बने हुए हैं, या फिर रोज बोल लो। अब तुम्हें देखो रोज और कॉलम को समझते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ एग्जाम्पल को, ठीक। तो सबसे पहले मैंने मान लो ये लिखा, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें ये जो है, ये 1 2 3, ये वर्टिकल दिख रहा है तुम्हें, तो इसे हम बोलेंगे कॉलम्स। क्या बोलेंगे, कॉलम्स। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, तो टोटल कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 3। अच्छा रोज कितने हैं यहाँ पे, देखो रोज का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी कॉलम, हॉरिजॉन्टल यानी रो, यानी ये वाला तुम्हारा रो हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारा, रोज। तो रो 1, रो 2, रो 3, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए। देखो अब तुम्हें भी पता है कि कोई भी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें रोज और कॉलम तो चाहिए होगा ना, बिकॉज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी रोज भी होंगे
रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे। तो जो वर्टिकल होता है वो कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रोज है। तो नंबर ऑफ रोज कितने, 3, कॉलम भी कितने हैं, 3। तो तुमसे पूछा जाएगा कि भाई ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या बोलोगे, 3x3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 3x3। इसको ऐसे पढ़ते हैं 3x3। 3x3 का मतलब क्या हुआ, रोज भी 3 है उसमें और कॉलम्स भी कितनी है, 3। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कोई मैट्रिक्स, मान लो जैसे 3x2, 3x2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो ये रिप्रेजेंट हमेशा, आगे वाला हमेशा रोज को रिप्रेजेंट करेगा, पीछे वाला हमेशा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी याद कैसे रखना है, सिंपल सी बात है, आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम, क्रॉस के फॉर्म में लिखना है, यही होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, अब इसका जनरल फॉर्म भी तो लिखना पड़ेगा ना हमें, मैट्रिक्स को किस तरीके से, ये बहुत ज्यादा समझ आएगा, क्लियर होगा। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी देखना है आज हमें, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब देखो, मैं एक अरेंजमेंट करता हूं यहाँ पे, A11, A12, मैं समझा रहा हूं क्या लिख रहा हूं, ये A13, A13, ठीक है, A21, A22, A23। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा तुम खुद देख के बता सकते हो। 3 कॉलम दिख रहे हैं, 2 रोज दिख रहे हैं, यानी 2x3। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया, 2x3, बिकॉज 2 क्या है नंबर ऑफ रोज, 3 क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऑर्डर क्या हो गया 2x3। तो दो रोज है हमारे पास, 2 हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना तुम्हें, और कॉलम्स कितने हैं, 3। अब बच्चा बाटे, ये मैंने जो 1-1 लिखा, 1-3 लिखा, इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। 1-1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो A11 होगा, जैसे सपोज करो इसकी कोई वैल्यू 2, तो हमें ये क्या बता रहा है कि 2, A11 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, उसकी वैल्यू 2 है। 1-2 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो, रो तो यही है ना पूरी, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ठीक, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये सेकंड रो है ना, ये रो है, ये कॉलम्स है। अब देखो 1-2 का मतलब क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट कहाँ पे है, पहले तो फर्स्ट रो में है, ये पूरी फर्स्ट रो है ना, तो ये फर्स्ट रो में है। दूसरा चीज ये किस में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये वैल्यूज, ये लिखने का पैटर्न हमें क्या बता रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यानी सिंपली हम 1-1, 1-2, 1-3, यानी फर्स्ट रो में चल रहा है तो फर्स्ट 1-1 तो कॉमन रहेगा, कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, तो 1, 2, 3। सेकंड रो में आ गया तो रोज तो सेम रखे, कॉलम्स चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, इसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m क्रॉस n है। कितना है, m क्रॉस n। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है बच्चा बाटी, m क्रॉस n। अब m क्रॉस n का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, m है ना, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए m, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए n। नंबर ऑफ रोज हमारे कितने हो गए m, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए n। तो इसको कैसे लिखेंगे अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है, देखो a, सबसे पहले m रोज है, यानी शुरू कर देते हैं A1 से ही शुरू होगा, ठीक है, A11, A12, A13, अब टू कहाँ जाएगा, कितने कॉलम्स है, n कॉलम्स है, तो A1n है ना, फर्स्ट रो में ही चल रहा है ना, पर कहाँ तक कितने कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4, n कॉलम है, तो A1n। ऐसी रोज कितने हैं m, तो AM1, AM2, अप टू कहाँ तक ये जाएगा, लास्ट AMn। समझ रहे हो, ये कैसे लिखा मैंने, इसको अगर और भी लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकते A21, A22, A23, अप टू A2n। ऐसे ही लास्ट में रो आएगा AMn, m वाली रो है ना, टोटल m रो है, तो लास्ट रो क्या होगा m, और कॉलम कौन सा है फर्स्ट, M1, M2। ये देखो ये बहुत सिंपल से लिखा मैंने, m क्रॉस n, ये नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और AMn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, mth रो का और nth रो का
जो एलिमेंट होगा, मतलब ये वाली जो पोजीशन हमें क्या बता रही है कि nth रो और nth कॉलम, ठीक, उन यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो अभी इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा क्लियर होगा धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्लियर हो गया सबको कि मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ठीक। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है, कि व्हाट इज टाइप, मैट्रिक्स तो हो गया हमारा। अब हमें नेक्स्ट देखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है, जेई हर साल पूछ लेता है। तो हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर करेंगे, एंड में हम जेई के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो भी अभी तक पूछे हुए हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फटाफट पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का यूज करके, ठीक, और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जेई के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखो, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स समझ आना चाहिए, ठीक। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज उसका यूज होने वाला है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा कितनी मैट्रिक्स हमें देखनी है, देखो सबसे पहले हम लोग रो मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक, कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक, फिर स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे, जीरो मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक। ये सारे टाइप की मैट्रिक्स आज हम देखेंगे, ठीक। अभी इन सबको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक, किस तरीके से इनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या चीजें हैं इनमें, वो सारी चीजें देख लेंगे। उसके बाद फिर सम्स की तरफ जाएंगे। अच्छा एक लास्ट रह गया, इक्वल मैट्रिक्स भी देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इक्वल मैट्रिक्स। तो अभी हमें ये सारी चीजें समझनी है एक एक करके। सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होती है, देखो रो मैट्रिक्स, बड़ी सिंपल सी टर्म्स में तुम्हें मैं बताऊंगा ताकि चीजें तुम्हें याद रहे, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, समझ आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो वो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज कितने हो, नंबर ऑफ रोज कितने हो, सिर्फ 1। जब एक ही रो प्रेजेंट होगी, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, कॉलम n नंबर्स ऑफ कॉलम्स, बट जो तुम्हारी मैट्रिक्स होगी उसमें रो कितना होना चाहिए, एक ही। जैसे मान लो A11 A12 अप टू A1n, कॉलम कितने भी रख लो तुम, रो एक ही होनी चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल देखूं 1 2 3, कोई कॉलम यहाँ पे कोई कॉमा मत लगा देना, कॉमा नहीं लगता है मैट्रिक्स में, याद रखना। 1 2 3 लिख देता हूँ मैं, तो ये क्या हुआ, एक ही रो है ना। इसका ऑर्डर लिखोगे कैसे लिखोगे, 1 क्रॉस 3, एक रो 3 कॉलम, कॉलम तो 3 है, देखो 1 2 3, कॉलम ऐसे देखते हैं ना, और रो ऐसे देखते हैं। तो रो तो एक ही है बट कॉलम कितने हैं, 3, तो 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो कितने रोज, 1, यानी जब सिर्फ रोज की जो क्वांटिटी होगी वो 1 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। रोज की जो क्वांटिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, जब एक होगी तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। यानी एक की जो बात होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, A1I लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज तो 1 ही रहे, और जो तुम्हारा कॉलम है वो कितना भी हो सकता है, आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3 अप टू n ले लो, जितने भी नंबर रखने तुम्हें रख सकते हो। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स जिसको समझ आ गया होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स तो अपने आप समझ आ जाएगा, है ना। चलो क्लियर हो गया सबको। तो अब कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। तो रो मैट्रिक्स में क्या याद रखना है, सिर्फ नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 1। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, रोज क्या बोल रहा हूँ, रो ही आएगा ना, नंबर ऑफ रो एक होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स अब समझ आ गया होगा तुमको, नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 1, यानी रोज कितने भी बना लो। जैसे लिखता हूं मैं 2 3 5, 1 2 3 रोज हो गए, है ना। रोज ऐसे देखते हैं ना, तो 3 रोज, बट कॉलम ऐसे देखते हैं। अब कॉलम कितना है, 1, रोज 3 हो गई बट कॉलम कितना हो गया, 1, यानी इसको 3 क्रॉस 1। तो जब भी एक ही कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ही कॉलम, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर हो जाना चाहिए। देखो रो मैट्रिक्स में m शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, n कैन बी एनी नंबर बट m शुड बी इक्वल टू 1। कॉलम मैट्रिक्स में n शुड बी इक्वल टू 1, m कैन बी एनी नंबर। क्लियर हो रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगला है हमारा,
स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है सबको? देखो रो और कॉलम समझना जरूरी है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का क्या यूज हो रहा है तुम देख सकते हो। अगला जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मतलब है? देखो अगर मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक, एक और लिख लेते हैं। देखो अब इन तीनों में स्क्वायर मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना? ऐसे नॉर्मली मैथ्स में स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब स्क्वायर का रूल है m इक्वल टू n, m शुड बी इक्वल टू n। जब m और n इक्वल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज जो होने चाहिए वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो हमारी वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अरे मिटा क्यों दिया? ये दोनों देखो, ये वाला जो मैंने लिखा था 1 2 3 4, इसमें रोज कितने हैं? 2, कॉलम भी कितनी है? 2। देखो 2 रोज 2 कॉलम्स, ऐसे गिन लो 1 2 3 4, तो 2 2 क्रॉस 2, यानी m और n सेम है ना? m इक्वल टू n है। m क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ रोज है। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो दोनों जब सेम होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या देखो 3 रोज 3 कॉलम्स, है ना? 3 कॉलम्स और 3 रोज, यानी जब m इक्वल टू n, यहाँ पे भी है दोनों, ये मैट्रिक्स कौन सी होगी? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। लिखने का ये पैटर्न है, देख लो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो जब m इक्वल टू n आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? 3 क्रॉस m इक्वल टू n होगा तो 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 होगा, 4 क्रॉस 4 होगा, 1 क्रॉस 1 होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स जो होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? जिसमें m इक्वल टू n होगा, यानी नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, बस एक छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है? यानी किसकी कैसे बात कर रहा हूं मैं? देखो ये एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं A, ठीक है? मैं लिखता हूं A11 A12 A13 A14 A15 14 का लिख रहा हूं 21 22 23 A31 A32 A33। अब ये कंडीशन तो याद रखना कि डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, तो स्क्वायर के लिए m इक्वल टू n होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ली हुई। अब डायगोनल का रूल क्या है? देखो ये भी डायगोनल हो गया, तुम सोचोगे ये भी डायगोनल है। देखो ये हमारा मेन प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमेशा कंसिडर करना है, ये वाला डायगोनल कंसिडर नहीं करना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का एक रूल है कि ए आई, हमें जो मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे वो हम कंसिडर करेंगे ए आई जे, एंड आई शुड बी इक्वल टू जे। आई जे का मतलब क्या हुआ? ये आई और ये जे एलिमेंट शो कर रहा है ना, ये आईथ रो और जेथ कॉलम, आईथ रो जेथ कॉलम, यानी ये दोनों जो होने चाहिए वो इक्वल आने चाहिए, आई और जे इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने के लिए क्या होगा? 1 1 होगा, या तो 2 2 होगा, या तो 3 3 होगा, है ना? दोनों इक्वल होने चाहिए, आई इक्वल टू जे। तो ये पोजीशन, तो हमें ऐसा बोला गया है, जो हमारी कंडीशन है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है अगर मैं डायगोनल्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स को 0 कर दूं, 0 0 0 0 0 0, सिर्फ डायगोनल्स पे ही नंबर प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैं एक लिख लेता हूं, एग्जांपल दे देता हूं तुमको, जैसे कि 1 2 3 0 0 0 0 0 स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली कंडीशन, ठीक? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा। यानी कि अगर मैं मान लूं ऐसी कंडीशन जहां पे ए आई जे, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0 इन विच आई शुड नॉट इक्वल टू जे, ये 0 होने चाहिए, एंड ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 वेयर आई इक्वल टू जे। जब आई इक्वल टू जे हो, आई इक्वल टू जे यानी A11 A12 सॉरी A22 A33, इन तीनों में देखो आई जे इक्वल है, ये 0 नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 0।
और आई नॉट इक्वल टू जे, जैसे ये हो गया A12, यहाँ नॉट इक्वल है ना एक दूसरे से, ये हो गया 13, यहाँ भी नॉट इक्वल है एक दूसरे से। तो जब एक दूसरे के नॉट इक्वल हो तो वो हमारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। देखो ये सारे जीरो हो गए, ये नॉन इक्वल है, इसलिए हमने ये वाला डायगोनल नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पे नॉन इक्वल वाले भी आ जाते हैं। तो डेफिनेशन यही बोलती है कि नॉन इक्वल वाले हैं जो आई नॉट इक्वल टू जे है, वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा जीरो होना चाहिए। सिंपल सी भाषा में प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, यही कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो पहली कंडीशन शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बट इन विच all the elements of principal diagonal is not। देखो सिंपल सी भाषा में क्लियर हो रहा होगा सबको, ये जो हमारा ना all the elements except principal diagonal is should be zero, all the element except principal diagonal should be zero। ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्लियर हो गया सबको, ठीक, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सारे जीरो होने चाहिए, यही होता है तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा तो वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स तुम ले रहे हो जिसमें डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, उसके सारे नंबर सेम होने चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये रफ कर रहा हूं। अब इसी कंडीशन को ले लो, ठीक है। एक्चुअली स्केलर जो है ना वो डायगोनल भी होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए, बट उसके अंदर भी एक कंडीशन है कि A11 शुड बी इक्वल टू A22 शुड बी इक्वल टू A33। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो होना जरूरी है स्केलर होने के लिए। देखो ये दोनों स्क्वायर भी होने चाहिए, स्केलर जो है वो डायगोनल भी होना चाहिए। बस फर्क इतना है जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे, डायगोनल के केस में डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 थे, बट जब स्केलर बोलूंगा तो तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, या तो 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, या 3 3 3 हो, ऐसे नंबर होने चाहिए। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। देखो एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम्हें, क्या डिफरेंस है डायगोनल में, स्क्वायर में। ये एक मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सिंपल। ये क्या है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को जीरो बना दूं, ठीक, सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए मेरे एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी इसमें भी रूल है कि अगर ये सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, ये सारे एलिमेंट तीनों सेम रहे, जैसे कि इसको भी 6 मान लो, इसको भी 6 6 6 6, ये तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यानी 3 क्रॉस 3 एक तो स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल ना बोल के इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे कब, जब ये तीनों एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना इन तीनों में क्या था। स्क्वायर में कोई भी टर्म हो सकता है, बस m इक्वल टू n होना चाहिए। डायगोनल के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो होने चाहिए। स्केलर में सारे वो डायगोनल तो होना ही चाहिए, मतलब बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन है कि प्रिंसिपल डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसके अंदर भी एक टर्म चीजें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफॉर्म है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 1 हो, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 1 हो, तो वो हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी समझो, देखो बहुत इजी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n पहला कंडीशन, डायगोनल के लिए स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, उसके अंदर भी रूल है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में भी अगर सारे एलिमेंट डायगोनल के इक्वल है तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में भी अगर सारे एलिमेंट 1 है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, खाली 1, सारे 1 है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, बस समझना इसको। डायगोनल के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो, स्केलर के लिए डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का 1 होना जरूरी है।
ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी इसके केस में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल पूरा 1 होना चाहिए, सॉरी 1 नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारा, जहां पे प्रिंसिपल डायगोनल स्पेशली क्या होना चाहिए, 1। आइडेंटिटी तो प्रिंसिपल डायगोनल तुम्हारा क्या होना चाहिए, 1। लास्ट है जीरो मैट्रिक्स। ठीक, क्लियर हो रहा है सबको, समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को, ठीक है, बड़े सिंपल से वे में ही बता रहा हूं। ठीक है, अब क्लियर हुआ। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, देखो जीरो मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, सारे के सारे टर्म अगर जीरो हो, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, सारे के सारे टर्म अगर जीरो हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। सारे के सारे टर्म जीरो, जैसे कि ये जीरो, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, जैसे 0 0 0, ये 2x3 का मैट्रिक्स हो गया ना, नहीं सॉरी 3x2 का, देखो 3 रो 3 ऐसे वाले रो, ये कॉलम, ठीक है, तो 3 रो और अगर कॉलम हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, क्लियर हो गया सबको, यानी जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स जीरो। तो सारी कंडीशंस क्लियर हो गई सबके दिमाग में, वापस से समझना, ये बहुत कॉन्सेप्ट देखो बेसिक किसी भी चीज का इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट बच्चा बाटे वो है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इसका इंपॉर्टेंस है, देखो अलग ही इंपॉर्टेंस है। ठीक, इक्वल मैट्रिक्स जरूरी है जानना, कंडीशन फॉर इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, ऐसी कंडीशन, जैसे एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, ठीक, ये मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स बी दी हुई है, ठीक, B11 B12 B21 B22, ठीक। A इक्वल टू बी कब बोलेंगे हम, कब हम A इक्वल टू बी बोलेंगे, उसके लिए दो कंडीशन है। A इक्वल टू बी कब बोलेंगे, उसके लिए दो कंडीशन है। A इक्वल टू बी होने के लिए पहली कंडीशन, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। अगर ये 2x2 है तो ये भी 2x2 होनी चाहिए, अगर ये 3x3 है तो ये दूसरी वाली भी 3x3 होनी चाहिए, अगर पहले वाली 2x3 है तो दूसरी वाली भी 2x3 होनी चाहिए, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर पहले वाली 3x2 है तो दूसरी वाली भी 3x2 होना चाहिए, यानी जब इनका ऑर्डर सेम होगा तो हम बोलेंगे पहली कंडीशन। और दूसरी क्राइटेरिया, एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी A11 should be equal to B11, A12 should be equal to B12, A21 should be equal to B21, A22 should be equal to B22, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तुम सोचोगे सर आप तो दो एलिमेंट सेम ही बोल दे रहे हो, 1 2 3 4, और ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये दूसरी हो गई 1 2 3 4, ठीक, ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, बिकॉज दोनों के ऑर्डर भी सेम है और दोनों के देखो कर सेम एलिमेंट, यहाँ पे भी ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इसका यूज कहाँ आता है, देखो इसका यूज कहाँ पे होगा, मान लो तुम्हें ऐसी एक्सप्रेशन दे देंगे एक्स वाई, ठीक, 2 3 इक्वल टू 5 6 पी क्यू, तो तुम्हें फाइंड करने के लिए बोल देंगे फाइंड एक्स वाई, तुम्हें बोल के रखेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स होगी तो एक्स की वैल्यू 5 होगी डायरेक्टली। तो जब एक्स और वाई ऐसी इक्वेशन बनेंगी, ऐसे सॉल्व करने के क्वेश्चन आएंगे, तो इक्वल मैट्रिक्स का यहाँ यूज होता है जब दो मैट्रिक्स दियो और हमें बता के रखो दोनों इक्वल है बट कोई चीज मिसिंग है, एक्स वाई जेड कुछ मिसिंग है किसी का, तो हम इक्वल मैट्रिक्स को कंसिडर करके सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली एक्स इक्वल टू 5 पता चल गया, वाई की वैल्यू 6 है, पी की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू 3 है, तो चारों वैल्यूज हमें मिसिंग टर्म्स मिल गए। लेकिन इक्वल होने के लिए कंडीशन याद रखना, क्या कंडीशन है,
शुड बी क्रॉस मैट्रिक्स, जो उनका ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि इन दोनों की बात ही हो रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका भी जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 1 2 3 4 है, मैं इसको ऐसा लिख दूं तो तुम सोचोगे कि यहाँ भी तो 1 2 3 4 प्रेजेंट है तो इक्वल होगा। नहीं, ऐसी कंडीशन में ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग यानी यही 1 होना चाहिए और यही 2 होना चाहिए, ठीक है। इसलिए करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, मस्ट बी सेम और मस्ट बी इक्वल। क्लियर हो गया सबको? तो ये था तुम्हारा इक्वल मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल देखते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस एग्जांपल में हमें क्या पता चल रहा है, देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो है 2i - 3j, ठीक, और हमें ऐसा देके रखा हुआ है कि ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ठीक, और हमें बोला होगा फॉर्म ए या फाइंड द मैट्रिक्स ए, ठीक, हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखना है। अब 2x3 का मतलब क्या हो गया कि m की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 1 और 2, क्योंकि दो ही रो होंगे, है ना, A1 और A2 दो ही रोज होंगे ना इसके, तो m की दो वैल्यूज, और कॉलम 3 होंगे यानी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, है ना। तो जो हमें ये वैल्यूज हैं ये क्या बताती हैं कि m की वैल्यू 2 तक पॉसिबल है, यानी A1 A2, और n की वैल्यू कहां तक पॉसिबल है, 3 कॉलम्स पॉसिबल है, यानी 2 रो और 3 कॉलम पॉसिबल है ना। तो 2 रोज और 3 कॉलम पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा मैट्रिक्स का फॉर्म है। अब मुझे इसके अंदर से ये मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे A11 फाइंड करना है, ठीक है, ये AIJ लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, AIJ दिया हुआ, तो हमें क्या फाइंड करना है, A11 क्या होगा, I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो यहाँ भी 1 डालो और J की वैल्यू भी 1 डालो, तो क्या हो जाएगा 1 1 यानी 2 - 3 -1, यानी ये वैल्यू मिल गई -1। A12 ढूंढना है तो I की वैल्यू 1 डालोगे और J की वैल्यू 3 डालोगे, सॉरी 2 डालोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 1 - 3 2 2 - 6 - 4। ऐसे ही सारी वैल्यूज निकाल लो, जो जो बोला है 2 और 3 बोला तो I2 और J3 उसको डालो, सारी वैल्यूज निकालो और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज कर देंगे हम, ठीक। अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बहुत इजीली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।